हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के पीवाईक्यू को, जो कि 5 जून 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ये बेनिफिशियल होगा सारे एसएस जेईई 2025 एस्पिरेंट के लिए और अदर्स जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ 300 मीटर ट्रैवर्स लाइन इज विथ अ बेयरिंग ऑफ 240 डिग्री। कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लैटिट्यूड होगा और इसका जो भी लैटिट्यूड होगा और जो भी लॉन्ग डिपार्चर होगा दोनों निगेटिव होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, जिसमें दोनों ऑप्शन निगेटिव है। लैटिट्यूड इक्वल टू होता है कि एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एल यहाँ पे दिया हुआ 300 एंड कॉस थीटा इज कॉस 240 डिग्री। दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 टू 150 150 मीटर। ऑप्शन ए का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया इसका ऑप्शन ए। और डिपार्चर हमें जैसे पता है कि डिपार्चर बराबर होता है एल साइन थीटा। तो हम एल 300 मीटर इंटू साइन 60, 300 इंटू √3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 450/√3 लिख सकते हैं। एंड दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों निगेटिव में होगा, तो जो फाइनल वैल्यू होगा निगेटिव में, तो यहाँ भी निगेटिव। तो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंथेटिक फाइबर, कि इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक फाइबर है। तो हमने दो फाइबर के नाम हम लोगों ने सुने होंगे, नेचुरल फाइबर एंड जो कि हमें प्राकृतिक से मिलता है। जैसे हो गया, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉटन, सिल्क, जो कि हमें प्राकृतिक से मिलता है। एंड एक हम लोगों ने सुना है सिंथेटिक फाइबर, ऐसा फाइबर जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया नायलॉन एंड पॉलिस्टर। नायलॉन पॉलिस्टर वगैरह होगा। तो बेसिकली जो साइंटिफिक फाइबर पूछ रहा है टेक्सटाइल से रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्टील तो होगा नहीं क्योंकि टेक्सटाइल नहीं है। तो यहाँ पे जूट, तो नेचुरल फाइबर हो गया। बैलास्ट फाइबर, ये बेसिकली टर्म है रॉक में इंजीनियरिंग, मतलब रॉक इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो ये तो होना नहीं, तो सीधा बात है सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे पॉलिस्टर फाइबर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आगे पूछ रहा है कि द कैपेसिटी, तीसरा क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल लेबर इन अ फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे। मतलब पूछ रहा है किसी भी स्किल लेबर के द्वारा किया गया काम का कैपेसिटी एक दिन में, उसको क्या कहते हैं? तो हमें हम सब जानते हैं कि इसको आउटर्न वर्क कहते हैं। ये आउटर्न वर्क का दो इमेज है जो मैंने लगा दिया है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लास्टरिंग है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था। प्लास्टरिंग और अर्थक्वेक आप खास करके ये दोनों फोकस कर दीजिएगा क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि टिम्बर कैन बी ट्रीटेड टू मेक इट फायर रेजिस्टेंट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। मतलब कि इनमें से किस प्रोसेस को एडॉप्ट करके हम लोग टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो इनमें से जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सीजनिंग सीजनिंग प्रोसेस है। इससे हम क्या करते हैं कि जो सैप होता है उसको डिक्रीज करते हैं टिम्बर से। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अप्लाइंग केरोसिन ऑयल, सोकिंग इनटू अमोनियम सल्फेट और कोटिंग विद tar paint, ये तीनों मेथड है फायर रेजिस्टेंट का, फायर टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट करने का। बट जो सबसे कॉमन मेथड है जो हम अडोप्ट करते हैं कि वुड को हम सॉक कर देते हैं अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, ये तीन मेथड हो गए जिससे हम फायर रेजिस्टेंट बनाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको मैं डिस्कस यहाँ पे करना चाहता हूँ, सर एबल्स प्रोसेस। सर एबल्स प्रोसेस का उपयोग करके भी हम लोग टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग टिम्बर को सोक करते हैं सोडियम सिलिकेट में। सिलिकेट में करते हैं सोक, और ये 3 स्टेप प्रोसेस है ऑफ फायर रेजिस्टेंट। तो इसमें रिजल्ट जो होता है बेटर रिजल्ट मिलता है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ऑल थ्री है, ऑल थ्री मेथड्स ऑफ मेकिंग फायर रेजिस्टेंट। बट जो ये है सोकिंग विथ एमोनियम सल्फेट, ये जनरल मेथड है।
इसको हमेशा हम लोग अडॉप्ट करते हैं। सो यहाँ पे आंसर ए होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कैच पिट इन अ सीवर सिस्टम। सीवर सिस्टम में हम लोग कैच पिट का प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें हम लोग को पता होगा कि एक क्या करता है कि प्रिवेंट करता है सिल्ट, ग्रिट और डेब्रिस, मतलब सीवर में जाने नहीं देता है। कैच बेसिन, इसका पर्पस क्या होता है कि सीवर में रेन वाटर को कलेक्ट, सीवर में रेन वाटर जो पड़ता है स्ट्रीट पे, उसका कलेक्ट करना। ठीक है, इसी इसके थ्रू कलेक्ट होता है, इसके थ्रू कलेक्ट होता है। और ये सिस्टम प्रोवाइड करता है कि प्रिवेंट करता है डेब्रिस, सिल्ट जो रेन वाटर में है उनको सीवर में इंटर ना करने देना, इसका काम है। जिससे क्या होता है कि सीवर को प्रोटेक्ट करता है, सीवर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सिल्टिंग, कि सीवर में सिल्टिंग ना हो और क्लॉगिंग ना हो, जो कि आगे इफेक्ट कर सकता है ट्रीटमेंट प्रोसेस को, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्ट, सिल्ट, ग्रिट, डेब्रिस etc कंटेन्ड इन रेन वाटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक कार है तो दो सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल मिड स्पैन concentrated load have the particular compare the slope at the end। इस स्लोप को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, स्लोप एट एंड ऑफ अ बीम ए एंड स्लोप ऑफ अ इन स्लोप एट एंड ऑफ अ बीम बी को ए कंपेयर करने वाला है। तो हमको पता है कि जो स्लोप होता है सिंपली सपोर्टेड बीम और पॉइंट लोड के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू ए यहाँ पे लिख देते हैं एल ए स्क्वायर बटा 16 EI। ए के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा WB स्क्वायर बटा 16 EI B। यहाँ पे 16 से 16 कट गया एंड अब बचा WA कितना है 2 kN, एल स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड बटा EI। तो सिंपल EI ए के लिए वैल्यू दिया हुआ है EI एंड EI B कितना है 2 EI। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है 1 kN एंड लेंथ 10 का स्क्वायर मतलब कि 100। यहाँ तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 100, मतलब कि 4 टाइम्स कट गया 100 एंड 2 2 4 1 मतलब कि 1, मतलब थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एज पर इंडियन रोड कांग्रेस कि क्या डिजाइन स्पीड अडॉप्ट करेंगे इंडियन एक्सप्रेसवे के लिए, कि वहाँ पे क्या है ट्रेन है जो प्लेन है एंड क्रॉस स्लोप इज क्रॉस ऑफ ग्राउंड इज लेस देन 10%। तो हमें पता है कि क्रॉस स्लोप जो है अगर 10% से कम होता है क्या होता है प्लेन ट्रेन। एंड प्लेन ट्रेन के लिए एक्सप्रेसवे को अगर हम डिजाइन करते हैं तो इसके लिए हम लोग कितना स्पीड देते हैं 120 kmph पे हम लोग एक्सप्रेसवे को डिजाइन। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा दिया है कि किस मतलब कौन से हाईवे पे कितना स्पीड होता है डिजाइन स्पीड सारे ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे एक्सप्रेसवे और NH ये हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि चैनल शुड बी डिजाइन फॉर वेलोसिटी that will be neither deposited the sediment nor score the bed and bags। This velocity is called non-scoring velocity and non-silting velocity। True, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है कि नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होता है हमें पता होगा कि नॉन स्कोरिंग जो वेलोसिटी होता है velocity which does not damage bed and side slope of canal। हमें पता है कि नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या है कि वैसा वेलोसिटी जो डैमेज ना करे कैनाल के बेड को और साइड स्लोप को। एंड जो नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी है वह सब नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऐसा वेलोसिटी जिसपे सिल्टिंग ना हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगला रीजन पढ़ते हैं। पहला असर्शन जो है वो तो सही है। ठीक है, अब रीजन पढ़ते हैं। द वेलोसिटी of flow is too low, the sediment held in suspension will be settled down, whereas if the velocity is too high, the water will score
द बेड्स एंड साइड ऑफ द कैनाल। ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी टू लो हो जाएगा तो यहाँ पे सस्पेंशन हो जाएगा, तो ट्रू है, क्योंकि हम लोग जो सब सेडिमेंटेशन टैग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग वेलोसिटी जो फ्लो का होता है बहुत कम करते हैं, जैसे क्या हो जाता है कि जो हैवियर पार्टिकल है वो सेटल डाउन कर जाता है। वहाँ वही बोल रहा है कि अगर स्पीड कम रहेगा, वेलोसिटी कम रहेगा, तो सेडिमेंट क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड जो है, सस्पेंडेड सेडिमेंट है वो सेटल कर जाएगा। और अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो द वाटर विल बी स्कॉर द बेड एंड स्लोप, मतलब कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो साइड स्लोप और कैनाल के बेड को स्कोरिंग हो जाएगा। तो सो यहाँ पे अजम्पशन भी रही सही है और रीजन भी सही है। तो एंड ये रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ लाइम इज कॉमनली यूज फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉइल। तो हमें इसमें पता है कि फैट लाइम तो होगा नहीं, क्योंकि फैट लाइम तो वाइट वॉशिंग में यूज होता है, फैट लैम्प वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में यूज होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो इसको जनरल स्ट्रक्चर पर्पस में नहीं यूज करते हैं। देना जहाँ स्वेलिंग हो रहा है वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हम लाइम को डालते हैं। तो फैट लाइम तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये तो हम यूज नहीं करेंगे। डोलोमाइट लाइम जो होता है इसमें हाई क्वांटिटी होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम है इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको जनरली यूज कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पस में इसका यूज होता है, ठीक है। तो बचा यहाँ पे दो, फैट लाइम, यहाँ पे दो स्लेक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम। तो स्लेक लाइम का यूज करते हैं मोटार बिल्डिंग में, मोटार बनाने में, लेकिन यहाँ पे सॉइल को ट्रीटमेंट में जनरली हाइड्रेटेड लाइम और क्यूक लाइम का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेटरी साइन नेसेसरली हैव अ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप विथ ब्लू बैकग्राउंड एंड व्हाइट एंड ब्लैक लेटर और सिंबल। ये क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से इसमें इंफॉर्मेटरी साइन है जिसका का शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होता है, जिस और उसका बैकग्राउंड ब्लू हो और ब्लैक या व्हाइट लेटर जो लिखे होते हैं वो ब्लैक लेटर ब्लैक और व्हाइट में हो। तो हम सब जानते हैं कि ये तो सबसे पहला इंफॉर्मेटरी साइन में फैसिलिटी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसका साइन होता है। तो इसमें आप में से मेजोरिटी ऑफ लोग इसका ऑप्शन चूज कर देंगे सी, लेकिन ये गलत है गाइज, क्योंकि स्पीड यहाँ पे जो पार्किंग साइन होता है आपने देखा होगा, ध्यान गौर किया होगा, तो पार्किंग साइन का जो भी शेप होता है वो भी स्क्वायर होता है। तो और स्पीड लिमिट का हमें पता है कि उल्टा ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ बोथ 2 और 3। अब जनरली ऐसा आपने पार्किंग साइन देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में रहता है। एंड आपको मैं बता दूं कि जो जो भी मैंडेटरी साइन होते हैं वो जनरली गोल होते हैं, ठीक है। एंड गोल या फिर ऑक्टागोनल शेप या फिर के होंगे। और जो भी इंफॉर्मेटरी साइन होंगे वो जनरली स्क्वायर शेप के होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के बारे में जानकारी, स्कूल के बारे में जानकारी। और जो क्वेश्चनरी साइन होते हैं जनरली वो रेड होते हैं। तो आप ये तीनों ध्यान रखिएगा, रेड होते हैं और ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, या फिर सीधा ट्रायंगल या फिर उल्टा ट्रायंगल। और मैंडेटरी साइन जनरली सर्कुलर शेप के होंगे और जो इन्फॉर्मेटरी साइन होंगे जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, vein economical cross section is formed partly in cutting and partly in filling, such the quantity of earth in cutting is equal to the quantity of earth in filling, the depth of cutting under that situation is known as। ये कह रहा है कि ऐसा इकोनॉमिकल कैनाल क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं जिसमें हम आधा काम जो होता है कट करके करते हैं, और आधा काम में हम लोग सॉइल फिलिंग करते हैं, आधा काम में हम कटिंग करते हैं। और कह रहा है कि इस प्रकार से हम क्वांटिटी ऑफ अर्थ कटिंग करते हैं कि जितना हम अमाउंट कट करते हैं सॉइल का उतना ही हम फिल करते हैं। तो उस केस में जो डेप्थ ऑफ कटिंग उसको क्या कहते हैं, तो उस केस में हम लोग डेप्थ ऑफ कटिंग को बैलेंसिंग डेप्थ कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द लॉ स्टेट दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ hardened concrete is inversely proportional to the water cement ratio when the concrete mix is of workable consistency। ये कौन सा लॉ बताता है, ये बताता है डफ एब्राहम लॉ। ये बताता है डफ एब्राहम लॉ। आपने पढ़ा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा वाटर कंटेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ डायमीटर ऑफ पाइप 8 सेंटीमीटर अंडर 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रेशर एंड विथ अ मीन वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द काइनेमेटिक हेड, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डाया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी दिया हुआ है, मीन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है होगा कि वेलोसिटी हेड, तीन टाइप के होल होते हैं, बर्नौली थ्योरम में हम लोग पढ़े होंगे। जो वेलोसिटी हेड होता है उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई 2g एंड एक होता है पोटेंशियल हेड जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं एंड एक होता है प्रेशर हेड, इसको हम करते हैं पी बटा रोजी से। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी हेड बराबर क्या होगा वी स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पे v हो जाएगा 3 × 3 2 × 10 9/20 दैट इज इक्वल टू 0.45 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा डैम है किस नदी पे बना हुआ है। तो हम सब जानते होंगे कि हीराकुंड जो डैम है ओडिशा में है और वो महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। एंड तेहरी डैम है भागीरथी पे जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एंड नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा नदी पे मे बी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में है। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एसएससी जेईई 2024 में वो 2 क्वेश्चन थे डैम से, टेबल को याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द ओवरहेड टैंक लोकेटेड एट अ रिलेटिवली हायर एलिवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका हो जाएगा प्रेशर फ्लो। बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ कि जो ग्रेविटी फ्लो है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ग्रेविटी फ्लो और प्रेशर फ्लो। ग्रेविटी फ्लो में जो रिवर है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के कारण फ्लो करता है। तो जो फ्लो ऑफ रिवर हुआ और फ्लो इन अ कैनाल, ये सब एग्जाम्पल हुआ किस चीज़ का, ग्रेविटी फ्लो का। तो एंड ये तो जो हम लोग वाटर टैंक में चढ़ा रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो इट इज एग्जाम प्रेशर फ्लो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। एंड ग्रेविटी फ्लो तो मैंने समझा था कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो फ्लो होता है उसको कहते हैं ग्रेविटी। कॉम्प्रेसिबल फ्लो, कॉम्प्रेसिबल फ्लो कैसा फ्लो है जिसमें डेंसिटी जो है फ्लूइड का विद टाइम चेंज करता है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज विथ टाइम, तो समय के साथ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज करता है तो उसको हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। और जो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ाते हैं तो हम क्या करें यहाँ पे करेंगे प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर हेड डेवलप करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड ऑफ सरफेस प्रिपरेशन यूज फॉर ज्वाइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब कि एक नया कंक्रीट है और जो कि हम करने वाले हैं, एक पुराना कंक्रीट है, तो वहाँ पे दोनों कंक्रीट को हम लोग ज्वाइन करेंगे ताकि स्ट्रेस लोड ट्रांसफर हो। तो उस केस में हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग इनमें से अडॉप्ट करते हैं इन लोगों उसके बीच में प्रॉपर ज्वाइनिंग बनाने के लिए। तो सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है जो मैं बता देता हूँ। सैंड ब्लास्टिंग होता है ना कि प्रेशर के साथ हम सैंड अप्लाई करते हैं, प्रेशर के साथ हम लोग सैंड अप्लाई करते हैं कंक्रीट सरफेस पे। प्रेशर के साथ यहाँ पे कंक्रीट सरफेस पे ठीक है, इसी को सैंड ब्लास्टिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हम कंक्रीट मतलब कि पुराने कंक्रीट पे हम अगर प्रेशर के साथ सैंड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि उसमें रफनेस हो जाएगा, उसमें डैमेज होगा और रफनेस हो जाएगा। तो हम उस पर फिर न्यू कंक्रीट लगाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर बॉन्डिंग बनेगा। चिपिंग क्या है कि चीजल और हैमर से हम लोग कंक्रीट को तोड़ देते हैं और उसके जो स्मूथ सरफेस है उसको रफ कर देते हैं। एंड थर्ड है कि रिमूवल ऑफ सरफेस बाय ग्राइंडिंग। और जैसे कहीं पे प्लास्टर लगा हुआ है उसे सरफेस को हम ग्राइंड करते हैं मशीन से और वहाँ पे रफ सरफेस क्रिएट करते हैं और न्यू कंक्रीट अप्लाई करके ज्वाइन बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों मेथड अडॉप्ट करते हैं। ओल्ड कंक्रीट एंड न्यू कंक्रीट के बीच में गुड बॉन्ड बनाने के लिए हम ये तीनों मेथड को अडॉप्ट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है कि यूलर थ्योरी के अनुसार विच ऑफ द फ्लोइंग इन कंडीशन इज द लॉन्गेस्ट इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ टेंट। कि यूलर थ्योरी के अनुसार कॉलम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव लेंथ किसका होगा। तो हमें पता है कि जनरली होता है ऐसा सरफेस जिसमें एक सरफेस फिक्स्ड हो
एंड अदर सरफेस फ्री हो, तो यहाँ पे हो जाता है 2 टाइम ऑफ लेंथ, हो जाता है इफेक्टिव लेंथ बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ऑप्शन सी इज आंसर यहाँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा दिया है कि जब दोनों हिंज पिन हो गए, दोनों एंड जब पिन हो गए, तो वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ बराबर लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड लेंथ फैक्टर मतलब इफेक्टिव लेंथ फैक्टर वहाँ पे 1 हो जाएगा। जब वन एंड फिक्स होगा और अदर फ्री होगा, ये वाला केस, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 2 टाइम हो जाएगा अनसपोर्टेड लेंथ के, एंड अगर दोनों एंड फिक्स होगा तो वहाँ पे 0.5 हो जाएगा, जो इफेक्टिव लेंथ होगा 0.5 ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ, एंड इन केस ऑफ वन इंड फिक्स एंड अदर इज इंड इज हिंज, उस केस में क्या हो जाएगा, L/√2 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7L। तो आप याद रखिएगा क्योंकि भी जेईई के एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन तो स्टेबल से रहता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेविटी बायर इज वन विच अफ्लिप्ट pressure caused by seepage of water below the floor is resisted by entirely by the weight of the floor। मतलब एक रहा है कि ग्रेविटी बायर एक ऐसा टाइप का बायर है जिसमें जो अपलिफ्ट प्रेशर सीपेज ऑफ वाटर के कारण जनरेट होता है वो इंटायरली उसके वेट के द्वारा रजिस्ट किया जाता है। तो यस, हमें क्योंकि पता है कि जो ग्रेविटी बायर होता है उसमें क्या होता है कि जो सारा अपलिफ्ट प्रेशर वो अपने वेट के थ्रू हैंडल करता है, तो सारा जो अपलिफ्ट प्रेशर उस पर लगेगा सीपेज ऑफ वाटर के कारण वो अपने वेट से रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो असर्शन सही हुआ। अगला पता है कि अगर इट इज नॉन इन द नॉन ग्रेविटी टाइप वायर द फ्लोर थिकनेस इज केप्ट रिलेटिवली लेस। तो नॉन ग्रेविटी टाइप वायर में फ्लोर थिकनेस हमें पतला रखते हैं या फिर ज़्यादा मोटा नहीं रखते, तो ये ट्रू है। एंड अपलिफ्ट प्रेशर इज लार्जली स्टेट बाय बेंडिंग एक्शन ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर। यस, यहाँ पे क्या होता है कि जो बेंडिंग एक्शन है कंक्रीट फ्लोर का उसके थ्रू रजिस्ट करता है, तो ट्रू। यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन है ट्रू, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी डैम के बारे में नहीं बात कर रहा है। जो रीजन है वो नॉन ग्रेविटी टाइप डैम बायर के बारे में बात कर रहा है, और जो असर्शन है वो ग्रेविटी बायर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो कि न्यूट्रल एक्सिस जो हमने दिखाया है एक फ्यू डेप्थ पे रहता है, वो एक्सट्रीम टॉप फाइबर से, एंड टॉप पे जो कंप्रेशन स्ट्रेस होता है 0.45 FCK होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेंगे द बेंडिंग स्टेट एज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन इज 0। ये तो सही स्टेटमेंट हो गया, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। एंड डेप्थ जो होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स का फ्रॉम द एक्सट्रीम टॉप फाइबर, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है उसका डेप्थ एक्सट्रीम टॉप फाइबर से 0.42 एक्सिव होता है। ये तो हमें पता है कि सही है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो एंड एरिया अब क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जो स्ट्रेस ब्लॉक होता है उसका एरिया इक्वल कितना होता है 0.3 FCK एक्सिव। तो हमें पता है कॉम्प्रेसिव फोर्स बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ जो स्ट्रेस डायग्राम है वो उसके बराबर हमको पता है 0.36 FCK बी एक्सिव होता है। तो एंड ये अगर यूनिट डेप्थ मान लें तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ये तीनों सही हो गया। तो गलत कौन हुआ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी। तो सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ प्लेन एरिया रेट है 2000 रुपये पर मीटर स्क्वायर एंड टोटल एरिया है 15 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कितना होगा, टोटल कॉस्ट बराबर, ये तो बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि एरिया इंटू प्लिंथ रेट एरिया, प्लिंथ एरिया रेट, एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, इसका सिंपल है। तो हम लोग करेंगे कि यहाँ पे 15 इंटू 20,000 2000 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 30,000। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नोन फॉर इट्स हाई लोड बेरिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी मेकिंग इट आइडियल फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। तो इसका सीधा हम लोग को आंसर पता है कि सैंडी सॉइल, ठीक है, क्योंकि जो क्ले सॉइल है वो उसका बेरिंग स्ट्रेंथ लो होता है। तो यहाँ पे क्ले सॉइल होता है वो बेरिंग स्ट्रेंथ लो होता है, तो ये तो होगा नहीं। एंड पिट सॉइल ये हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड जो सिल्ट है हाईली डिकम्पोज कंप्रेसिबल होता है जनरली,
बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक होता है, जनरली बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, तो ये होगा नहीं। सिल्टियस वन ये होगा, बट इसका जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो सैंड के कंपेरिजन में कम होता है, तो सो यहाँ पे राइट आंसर इज सैंड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क, मतलब किस प्रिंसिपल पर रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप किस प्रिंसिपल पर करता है, वो सक करता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, और पिस्टन के मदद से वो पानी को छोड़ देता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जो हमारा हैंड पंप होता है घर पे, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय सकिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड बाय यूजिंग पिस्टन, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब एक आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पंप का प्रिंसिपल है, तो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। द वाटर टैंक में जिस पे पानी लिफ्ट किया जाता है, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वो वर्क करता है, ठीक है। एंड फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो भी उसी में होता है। एंड इम्पेलर टू डेवलप लिफ्ट, वहाँ वहाँ पे उसमें जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें एक इम्पेलर लगा होता है जो कि सक्शन जनरेट करता है, उसके मदद से पानी को लिफ्ट करता है। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रिंसिपल पूछ रहा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि द ब्लैंक प्रोसेस इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस जो कि मेनली यूज करते हैं टू रिकवर एनर्जी फ्रॉम सॉलिड इन वन फ्रॉम फॉर्म या अनदर। इनमें से किस प्रोसेस का यूज करके हम एनर्जी रिकवर करते हैं फ्रॉम सॉलिड से। ये बेसिकली इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, और हमें पता है कि थर्मल जनरेट प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे इंसिनरेशन, थर्मल pyrolysis, थर्मल पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन प्रोसेस है, जिसको एडोप्ट करके हम लोग एनर्जी रिकवर करते हैं सॉलिड से। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फाइंड द हाइपोटेंशियल अलाउंस यूज फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड व्हेन एंगल इज वेयर थीटा इज एंगल ऑफ स्लोप ग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैं समझा देता हूँ कैसे। तो हम लोग समझते हैं कि हाइपोटेन्यूसल अलाउंस क्या होता है। तो जनरली जो ग्राउंड पे है, जो एक्चुअल ग्राउंड पर जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल स्लोप, जो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन जो होगा, वर्टिकल जो स्लोप होगा, वो कितना ज़्यादा है एक्चुअल से, तो उसी को कहते हैं हाइपोटेन्यूसल अलाउंस। जनरली इसे ये से डिपेंड अगर डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना है, 1 चेन एल सेक थीटा, ठीक है। अगर 1 चेन को हटा दें तो एल सेक थीटा है अगर इसका वर्टिकल स्लोप। एंड और जो अगर ए वाला जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ जो ओरिजिनल होगा, जो हम नीचे से प्रोजेक्ट करेंगे एल, तो उसको अगर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल सेक थीटा -1। तो वही करा कि मेजर लेंथ ऑफ स्लोप जो कि एल है, एंड इंटू सेक थीटा -1, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड इसको और भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ एस्टिमेशन में अर्थवर्क एक्सकेवेशन को किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रनिंग मीटर, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, उसमें हम लोग जो ट्रेंच होता है उसका लेंथ मेजर कर लेते हैं, उसी के अनुसार हम लोग कॉस्ट का पता लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा एक्चुअल वैल्यू वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करते हैं, जबकि यही अगर अर्थवर्क कैलकुलेशन हम डिटेल एस्टिमेट में करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका यूनिट मीटर क्यूब। वहाँ उस केस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ एस्टिमेशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रनिंग मीटर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वायर इन अ 40 सेंटीमीटर क्रेस्ट पाइप laboratory channel, the discharge passing over the wire was measured volumetrically. What is the coefficient of discharge of the wire if it was found to pass a discharge of 0.025 meter cube per second under the head of 0.1 मीटर। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछ रहा है, और एक किस किसका है, रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वायर का। रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वायर में जो डिस्चार्ज का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2/3 CDL इंटू √2G H⁻³ यहाँ पे CD हो गया कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो कि हमें निकालना है। Q हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 0.025 पर मीटर क्यूब, एंड L दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, एंड √2G का वैल्यू हमें पता होता है, जनरली 10 लेते हैं, एंड H यहाँ पे हेड दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो हम सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड 0.025 2/3
सी डी हमें पता नहीं तो सी डी लिख देंगे। एंड लेंथ कितना हुआ 0.4 मीटर, मीटर में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0.4 मीटर क्योंकि 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड √2g मतलब 2 इंटू √10, √2 × 10 एंड लास्ट में होगा h जिसका वैल्यू 0.1 पे पावर 3/2। एंड अगर इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा, सी डी का वैल्यू आता है 0.66। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक मटेरियल हैज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक मटेरियल है जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 3 टाइम इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के 3 टाइम उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो चलिए रिलेशन को फाइंड करते हैं। ई बराबर हमें पता है, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ ई का वैल्यू दिया हुआ 3g इंटू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो जी से जी यहाँ पे कट गया। एंड म्यू बराबर क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1। तो यहाँ पे म्यू बराबर का वैल्यू आ गया 0.5। तो म्यू पॉइजन रेशियो इक्वल टू 0.5, तो ये तो सही है। एंड आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 0। तो ये तो अभी हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 0। पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बल्क मोड हैं। ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो सही हो गया। तो अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। के बराबर हमें क्या पता है, सिग्मा बटा डेल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे सिग्मा बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर 0। यहाँ पे के बराबर इन्फिनिटी है, तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को यहाँ पे ले जाए तो सिग्मा बटा इन्फिनिटी करेंगे तो हमें सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो गया, ये भी ऑप्शन सही है। एंड तीसरा क्या है कि बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर म्यू का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस है के बराबर इनफाइनाइट मिल रहा है। तो के बराबर इनफाइनाइट, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो गया। तो सही क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव रैपिड हार्डनिंग विथ एन अर्ली गेन इन स्ट्रेंथ विथ हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी सीमेंट। तो ये तो सबको पता है कि रैपिड हार्डनिंग कौन सा देता है कंपाउंड, C3H। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सबसे जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है सबसे जल्दी C4AF का होता है। एंड उससे कम रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है जाके C3A का। एंड उससे कम होगा जाके C3S का। एंड सबसे कम C2S का। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, C4AF का एंड सो ऑन। एंड अब मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे निकलता है, C3S से। एंड उससे कम किससे निकलता है, C3S से। एंड उससे कम निकलता है C4AF का। एंड सबसे कम जो निकलता है हीट ऑफ हाइड्रेशन C2S का। ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन का। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि जनरली एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ ही जाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कर रहा है कि कंसीडरिंग द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनमें कौन ऑप्शन जो है सही है। स्टेटमेंट ए में क्या रहा है क्योंकि जो मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है रिक्वायर्ड होता है 60 ओवर सेफ ओवरटेकिंग के लिए, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। तो ये सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या है कि मिनिमम जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है जो रिक्वायर्ड होता है सेफ ओवरटेकिंग मैन्यूवर के लिए, जो डिपेंड करता है ग्रेडियंट ऑफ रोड। तो यस, जो ग्रेडियंट ऑफ रोड पे है उस पे ब्रेकिंग डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी है डिपेंड करता है। सो तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। मैच द मेजर डैम ऑफ इंडिया विद देयर टाइप्स। ये मेजर डैम इंडिया का उसके टाइप से मेंटेन कर मैच करना है। जो टिहरी डैम है वो क्या है, एम्बैंकमेंट डैम है। एंड नागार्जुन सागर जो है वो मैसनरी डैम है। तो इसका हो जाएगा ए का 3 एंड बी का, ए का 3 एंड बी का 1। तो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और मेट्रो डैम है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पे थोड़ा डिटेल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एस्फॉल्ट इज बेटर सुटेड फॉर सरफेस सीलिंग एंड डस्ट कंट्रोल इन अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट।
तो इसका हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। जो कोल्ड मिक्स होता है, जनरली कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट जो होता है, उसका यूज हम लोग पैचिंग और माइनर वर्क में करते हैं, पैचिंग एंड माइनर वर्क में। एंड और जो हॉट मिक्स एस्फाल्ट है, इसका जनरली हैवी लोड ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है, जैसे मेजर रोड और हाईवे होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड एंड जो कटबैक होता है, इसका सरफेस ट्रीटमेंट में जनरली यूज होता है। एंड इसमें इमल्सिफाइंग मटेरियल रहता है, जो कि बेसिकली यूज होता है सीलेंट के रूप में, जो कि जो मतलब टॉप सरफेस होता है उसको सील करने में मतलब यूज करता है। जैसे हम लोग सील कोड पढ़े होंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड डस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हो जाए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन है सरफेस सीलिंग एंड डस्ट कंट्रोल, तो इसके लिए इमल्सिफाइड एस्फाल्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रहा क्वेश्चन नंबर 32 कि which section of reinforced concrete structure typically does not experience moment reduction due to the moment distribution। moment distribution के कारण कौन सा reinforced concrete structure है जो कि जिसमें moment reduction नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस स्लैब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है 33, which of the following part of rebound test apparatus जो कि मूव करता है with the mass of attached to the spring after bouncing back। आपने सुना होगा रिबाउंड हैमर टेस्ट के बारे में। तो रिबाउंड हैमर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये रिबाउंड हैमर टेस्ट है। इससे हम इम्पैक्ट करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पे या फिर दीवार बॉल पे जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ निकालना होता है, ठीक है। तो 1 मीटर लगा होता है इसमें, जिस पे रीडिंग होता है। तो इसमें एक नीडल होता है, ठीक है, वो नीडल ही मास के साथ पीछे जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रीडिंग लेने के लिए मीटर है, यहाँ पे एक नीडल टाइप का लगा हुआ है, यही पीछे जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा राइडर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, ये पूछ रहा है कि which of the following staff reading is are taken at the turning point that necessitates instrument change point in leveling work। मतलब कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज करते हैं, चेंज पॉइंट रहता है, वहाँ पे कौन सा 2 रीडिंग हम लोग लेते हैं। तो हमें पता है कि सबसे सिंपल टाइप ऑफ लेवलिंग जो होता है, सिंपल लेवलिंग होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल लेवलिंग में मिनिमम क्या होता है, लेना पड़ता है एक बैक साइड एंड एक फोर साइड। सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी, कि हम लोग चेंज पॉइंट पे मिनिमम कम से कम ये दोनों फोर साइड और बैक साइड तो लेंगे एक मतलब पॉइंट चेंज करने के बाद। सो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following precaution need to be adopted for concreting in सब जीरो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 0 से कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उस केस में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो प्री हीटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के जो मटेरियल है उसका प्री हीटिंग करेंगे, ये तो सही है। एंड इकोनॉमिकल हीटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट, मतलब जो मटेरियल है कंक्रीट का उसको हीट करने का जो प्रोसेस होगा इकोनॉमिकल मेथड करेंगे ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा न चला जाए, तो ये भी सही है। एडमिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीजिंग मटेरियल, उसमें कोई एंटी फ्रीजिंग मटेरियल वाला एडमिक्सचर मिलाएंगे जो उसमें जो वाटर है पार्टिकल है उसको फ्रीज ना होने दे, तो ये भी सही है। एंड यहाँ पे एक और चौथा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ कंक्रीट मास, कंक्रीट मास को इलेक्ट्रिकल हीट करें, मतलब कि इलेक्ट्रिकल हीटर से हीट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करके, तो ये भी सही है। तो सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 3 एंड 4। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।